नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कुशल सिंह है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अभी मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात ये है कि अभी अगर शुरू में मैं एरर कराने लग जाऊंगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मजा तो उसमें आएगा कि एरर करवाएंगे सबसे पहले, लेकिन उसमें क्या है कि एरर में अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आपको कुछ समझ में आना नहीं है अगर एरर लेके चलेंगे। तो मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में हम हायर लेवल पे जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला कि ईच ऑफ द बॉयज हैड सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स, कि ईच ऑफ द बॉयज हैड सबमिटेड हिज असाइनमेंट। एक पहला बात तो ये या तो रट लो कि ईच ऑफ जब भी आएगा उसके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा और उसके बाद में वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। लेकिन बच्चों मैं ये से पढ़ाऊंगा कि ईच ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ऐसी है जो सिलेक्शन का काम करती है और सिलेक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। तो ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। उसके बाद में बात आई वर्ब की। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट इसमें ईच है और ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो एक एक करके बात करता है। तो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यही बात है बच्चों। तो हम इसे पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कि आपके चाचा जी हैं, वो आर्मी में अभी छुट्टी आए, उनका बेटा हुआ। उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को एथलीट बनाऊंगा और आपको ड्यूटी दे दी कि तुम इसको दौड़ना सिखाना, आपको इसको दौड़ना सिखाना है। तो पहला काम आप क्या करोगे, मुझे पकड़ो, 20-25 दिन का हो जाए तब तो मारोला भाग भाई, तेरे पापा ने कहा तुझे एथलीट बनना है। लेकिन बच्चों ऐसे बनेगा नहीं वो एथलीट। सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले मार्केट में जाइए, आप अच्छा सा हड्डियों की मालिश करने के लिए तेल लेके आइए, उसकी हड्डियों की मालिश कीजिए, उसकी हड्डियों को मजबूत कीजिए, उसको खाइए, अच्छा पिलाइए। जब उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएं फिर उसकी अंगुली पकड़िए, या फिर इससे भी अच्छा एक और है कि उसको कुछ खाने पीने की चीजें आगे रख दीजिए ताकि वो अपने घुटनों की बल चले, और फिर उसको अंगुलियां पकड़िए, फिर उसको चलना सिखाइए, फिर उसको दौड़ना सिखाइए। तो ये बात है बच्चों, हम सबसे पहले बेसिक छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे, उसके बाद में हम हायर लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है वो एक होती है सेंटेंस। सेंटेंस से छोटा होता है क्लॉज, क्लॉज से छोटा हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, जो भी उसमें और आगे चीजें आते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये पूछता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है आप सोच लीजिए। मैं आपका आंसर सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे पता आप क्या आंसर दोगे। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट है वो एक डूअर होता है, कि सब्जेक्ट है वो एक डूअर होता है। कुछ बच्चे से बोलेंगे सर सब्जेक्ट है वो एक मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। बोलेंगे तो एक मुख्य किरदार निभाने वाला कि जिसके ऊपर काम कर रहा है, सब कुछ उसी के सेंट्रल आइडिया सेंटेंस का। तो लिख लिया हमने सेंट्रल आइडिया। बच्चों दोनों की बात करें तो आपने जो डेफिनेशन बताई है ना, वो दोनों ही सही भी है, दोनों ही गलत भी, क्योंकि इनकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे आपने बोला कि सब्जेक्ट डूअर होता है। चलो बात कर रहे थे पहले सेंटेंस में। डूअर का मतलब क्या होता है, करता। हिंदी में बोले तो करता, जो काम को कर रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है सचिन प्लेज क्रिकेट। क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। अच्छा, तो खेलने का काम कर कौन रहा है, अभी कर रहा है। डूअर कौन है, खेलना, खेलने का डूअर कौन है, कौन कर रहा है, सचिन। तो सचिन क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। क्या काम हो रहा है, खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। डूअर कौन है उस काम का, सचिन है। तो आपके हिसाब से सचिन हो गया सब्जेक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे सचिन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्रिकेट। तीसरे सेंटेंस यहाँ पे है सचिन इज ए क्रिकेटर। सचिन इज ए क्रिकेटर। आपने बोला सच डूअर होता है, तो इसमें तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जैसे मैंने बोला राम इज ए लॉयर, आई एम ए टीचर। क्या हो रहा है इन सेंटेंस में कोई काम, इन सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो काम नहीं हो रहा है तो फिर सब्जेक्ट आपके हिसाब से सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे तो सचिन सब्जेक्ट है। तो बच्चों जो आपने डेफिनेशन बताई वो है सही है, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन है। चलो सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं अभी कि मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि बच्चा जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। आप सेंटेंस को बोलना और उसको आपको सेंट्रल आइडिया लगे ना, वो सब्जेक्ट होता है। तो गुरुजी ने बताया सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेली जाती है, सचिन एक क्रिकेटर है। मैं हो गया भाई खुश।
आज तो हमने सेंटेंस को पढ़ते सब्जेक्ट पहचान लेंगे कि ये सब्जेक्ट है, फिर क्लिक किया माइंड में। मैं दूसरे दिन किया गया, गुरुजी आज है ना आप कल पढ़ाए थे वैसे नहीं पढ़ेंगे, आज मैं कहूंगा ना वैसे पढ़ेंगे सेंटेंस को। आप पढ़िए कि सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेली जाती है, सचिन एक क्रिकेटर है। तो बच्चों अगर सेंटेंस को पहचानने, सेंटेंस को पढ़ने से, अगर आवाज को ऊंचा नीचा करने से ही अगर हम सेंटेंस पहचान पाएंगे ना, सब्जेक्ट पहचान पाएंगे ना, तो हमको जिस वर्ड को चाहेंगे उसको ऊंचा नीचा कर लेंगे। मैंने तो ये बोल दूंगा सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेली जाती है, सचिन एक क्रिकेटर है। तो बच्चों ऐसे आवाज ऊंची नीची करके हम सब्जेक्ट नहीं पहचान सकते। तो एक इसका एक यूनिवर्सल तरीका हो, एक तरीका हो कि हम जो हर कहीं वो काम करे कि हम सब्जेक्ट पहचान लें। तो बात करते हैं। तो बच्चों मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूं तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक चीज हर बच्चा बताता लगभग कि वर्ब। वर्ब कौन सी? वर्ब क्या होती है? जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होती है? वर्ब होती है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो जिस वर्ड की 3 फॉर्म बन जाए, जिस वर्ड की 3 फॉर्म बन जाए वो क्या हो जाती है? वर्ब होती है। जैसे इस सेंटेंस की बात करूं मैं तो यहाँ पे एक्शन को प्रेजेंट कौन कर रहा है? प्ले। क्या हो रहा है? काम खेला जा रहा है, क्रिया बोलते हैं ना हिंदी में। एक्शन को रिप्रेजेंट, जिस शब्द से ये पता चल जाए हमें कि ये काम हो रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? वर्ब होता है, जिसे हमने इसमें पता लगा लिया। और दूसरा मैंने बोला कि जिस वर्ड की 3 फॉर्म बन जाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होती है? वर्ब। ये एक ग्रामेटिकल रूप है। आपने एक नाम सुना होगा टेंस। टेंस क्या होता है? कि जो टाइम का पता चल जाए, जिस चीज से जो टाइम का सेंस बता दे वो क्या होता है? टेंस होता है। तो बच्चों टेंस में हमने पढ़ा होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी टेंस पढ़ नहीं रहे, अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं सिर्फ कि टेंस होता क्या है। टेंस में एक वर्ड वर्ब होती है, उसकी 3 फॉर्म होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टाइम है वो कौन से टाइम में हो रहा है, जो ये काम है वो कौन से टाइम में हो रहा है। तो अगर वो 3 फॉर्म नहीं होती तो टेंस नहीं बनता, टेंस नहीं बनता तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो काम है वो किस टाइम हो रहा है। इसीलिए हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो जिस भी वर्ड से हम 3 फॉर्म, सेंटेंस में आप लगा के देख लो, जिस वर्ड से हम 3 फॉर्म बना पाए ना वो होता है वर्ब होती है। जैसे लगा लो, सचिन के लगा लो, सचिन सचिन होता है, नहीं 3 फॉर्म नहीं बनेगी। प्ले की प्लेट प्लेट बन जाएंगे क्योंकि ये वर्ब है। क्रिकेट की क्रिकेट क्रिकेट नहीं बनेगा कभी, क्रिकेट की नहीं बनेगा। ये प्लेट की बन जाएगी, प्ले प्लेट प्लेट। तो जिस वर्ड से 3 फॉर्म बन जाए वो होता है अपना वर्ब। जिस वर्ड्स की 3 फॉर्म बन जाए वो वर्ब होता है। या फिर जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिस वर्ड से हमें ये पता चले कि उस सेंटेंस में काम हो क्या रहा है वो होती है वर्ब। तो बच्चों हमने वर्ब पहचाननी सीख लिए सेंटेंस में से कि वर्ब होती क्या है? जिस वर्ड की 3 फॉर्म बन जाए या फिर जिस वर्ड से ये पता चल जाए कि इसमें काम क्या हो रहा है वो हमेशा क्या होता है? वर्ब होती है। चलो बच्चों बात करते हैं आगे। आपने बच्चों बी की फॉर्म नाम सुना होगा। बी की फॉर्म नाम सुना होगा आपने। बी की फॉर्म होते हैं जैसे ईट, आर, एम, वॉच, वर्ब और बी। ये बी की फॉर्म है। इन जो आपको ये वर्ड दिख रहे हैं इनसे आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी सेंटेंस बनाओ अपने दिमाग में। सेंटेंस कैसे हो सकते हैं देखो, जैसे प्रियंका चोपड़ा विल बी परफॉर्मिंग इन आईफा अवार्ड्स, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर वॉचिंग ए मूवी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज ड्राइविंग ए कार, they were playing football in the ground, he has been teaching since 2012। तो बच्चों कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने इन वर्ड्स के बाद में जो भी वर्ब आई वो वर्ब हमेशा आई
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रूप में आएगी। ठीक है, चलो और बनाते हैं, इसे कुछ और बनाते हैं। He will be awarded by MCD. Football is played by Rohan. Bananas are eaten by Ram. I am liked by her. A movie was seen by him. They were scolded by principal sir. It had been done by him. तो बच्चों कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके बाद में हमने देखा कि मैंने अभी जो सेंटेंस पढ़े ना, उनके साथ में ये जो वर्ड आ रहे थे उनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही। इंग्लिश ग्रामर में अगर ये जो 7 वर्ड है वो जहां भी यूज में होंगे उनके बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा या फिर उनके वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। बच्चों ध्यान रखना है हमेशा, जहां पर भी आपने 2 नाम सुने होंगे, एक तो सुना होगा एक्टिव वॉइस और एक सुना होगा आपने पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डूअर, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है रिसीवर। अब सर कैसे पहचाने पैसिव वॉइस, ध्यान से सुन लो, जहां पर भी वर्ब की था, जहां पर भी बी की फॉर्म, ये जो 7 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 वर्ड आपको देख रहे हैं उनके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर उनके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो सेंटेंस है वो हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। ये जो सेंटेंस है ना वो हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, जहां पर एक से काम नहीं चलेगा बच्चों, ना तो बी की फॉर्म से काम चलेगा अकेले से, ना अकेले वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम चलेगा, हमेशा दोनों साथ में होना चाहिए। कौन कौन, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये दोनों साथ में होगी तो वहां क्या आएगा, पैसिव वॉइस आएगा। अगर ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में। सर इसका इसमें सब्जेक्ट पहचानने में क्या काम है, अभी देखते हैं क्या काम है, इसी से हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, सचिन प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले मुझे ये बता दो ये एक्टिव में है पैसिव में, मैंने पहचान बता दी आपको। पैसिव में, पैसिव की पहचान क्या है, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे बी की फॉर्म है, क्या इन 7 में से है कुछ, नहीं है। क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, किसमें है, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। और अभी मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। तो यहाँ पे प्लेस थी वो वर्ब थी और सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलो सेकंड सेंटेंस में आता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचान, सब्जेक्ट को पढ़ते ही पहचान लो कि सब्जेक्ट वॉइस कौन सा है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। पढ़ते ही हम पहचान गए कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर होता है। मतलब जो काम किया जा रहा है, कौन खेला जा, क्या खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। समझे बच्चे। सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही वर्ब पहचानो की वर्ब कहाँ है। वर्ब का आपका क्या होती है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होती है, वर्ब होती है। या फिर जिस वर्ड के 3 फॉर्म बनाई जा सके वो क्या होती है, वर्ब होती है। उसके बाद सब्जेक्ट के ये सेंटेंस में ये देखना है कि ये एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। कैसे देखेंगे, अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो पैसिव वॉइस में है। अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अकेले से काम नहीं चलेगा, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। तो उसमें जो अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है कौन, डूअर होता है। कौन होता है, डूअर। तो पहला सेंटेंस हमने देखा। चलो और सेंटेंस लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स के हैं 2। जैसे और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही एट ए केक, he performs very well a movie
लाइक को वास्ट करो से लाइक होगी। अच्छा अभी देखते हैं इसमें, जैसे अभी मैंने बताया इस सेंटेंस पर देखते ही सबसे पहले वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या फिर जिसके 3 फॉर्म बन सके। बी की 3 फॉर्म बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ए की बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब पता चल गई। दूसरा काम देखो, सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए। क्या यहाँ पे है? नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। एट का मतलब होता है खाना। कौन खा रहा है? वह खा रहा है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में आ गया। सबसे पहले वर्ब। कहाँ है वर्ब? बी की तरफ 3 फॉर्म नहीं बना जा सकती। परफॉर्म की बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि ये वर्ब है। तो परफॉर्म क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। क्या परफॉर्म? क्या एक्टिव वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म है? नहीं है। अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म होती तो ये पैसिव में आता। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये एक्टिव में है। और एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। कौन परफॉर्म कर रहा है? ही परफॉर्म कर रहा है। तो ही क्या हो गया? पीछे सब्जेक्ट हो गया। लास्ट सेंटेंस, ए मूवी वाज लाइक बाय। सबसे पहले वर्ब पहचानो। ए मूवी को कह सकते हो आप 3 फॉर्म? नहीं बना सकते। वॉज, लाइक, लाइक भी बना सकते हैं बिल्कुल। तो लाइक क्या होगी? वर्ब होगी। एक्टिव में है, पैसिव वॉइस में है। अभी बताया मैंने आपको, बी की फॉर्म के सामने वर्ब की 3rd फॉर्म मिलनी चाहिए। वॉज क्या बी की फॉर्म है? बिल्कुल है। बी की 2nd फॉर्म मैंने बताई थी। बी की 1st फॉर्म बी एम आर, 2nd फॉर्म वाज या वर्ब, 3rd फॉर्म बीन। और उसके साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म क्या? लाइक वर्ब की 3rd फॉर्म है? बिल्कुल है, वर्ब की 3rd फॉर्म है। ये यहाँ पे ये बी की फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म है। जहां पर भी बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म होगी वो सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। क्या क्या लाइक किया जा रहा है? क्या लाइक किया जा रहा है? मूवी लाइक किया जा रहा है। तो मूवी लाइक मतलब मूवी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया है। सब्जेक्ट पहचानना आपने सीख लिया है कि अगर वॉइस पैसिव वॉइस में है तो वॉइस, अगर सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट होगा रिसीवर। अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है उसका सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर होगा। सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही उसकी वर्ब देखनी है कि वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब है, कौन सा वर्ड। वर्ब कैसे पहचानेंगे? जिस वर्ड के 3 फॉर्म बन जाए या फिर जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिससे ये पता चले कि ये काम हो रहा है, वो वर्ब होती है। और वो वर्ब देखनी है एक्टिव में है, पैसिव में है। पैसिव के लिए क्या चाहिए? बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए। अगर सेंटेंस बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म में है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? रिसीवर होता है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। तो बच्चों हमने अभी तक वर्ब पहचान ली है और सब्जेक्ट पहचान लिया इस सेंटेंस में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों अभी वर्ब आई थी यहाँ पे प्ले, वर्ब आई थी प्ले। ऑब्जेक्ट हम पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? 3 चीजें दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले की, वर्ब के साथ में व्हाट या whom। वर्ब के साथ में व्हाट या whom। इसका मतलब क्या बच्चों? जहां पर भी जो वर्ब होगी, अगर उससे हम व्हाट या whom का क्वेश्चन करेंगे, व्हाट या whom का क्वेश्चन करेंगे और जो रिप्लाई आएगा वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई
होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है, ये सिर्फ काम करेगा एक्टिव वॉइस में। ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में, कि अगर सेंटेंस में वर्ब पहचान ली और उस वर्ब से अगर हम व्हाट या वूम का क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो रिप्लाई जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलो देखते हैं फर्स्ट पहले सेंटेंस में, प्लेज, सचिन प्लेज बट, आंसर क्या आएगा, क्या खेलता है, क्रिकेट। सचिन प्लेज बट क्रिकेट। मैंने बोला ही एट ए केक, ही एट व्हाट, आंसर क्या आएगा, केक। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या आया, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ काम करेगा एक्टिव वॉइस में, ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वाले जो पैसिव में है ना, वो ये इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि पैसिव में कैसे ढूंढेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। आपको दौड़ना सिखाऊंगा, एक नंबर का सेट बना दूंगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। चलो और सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, जैसे ही एट ए केक मैंने बता दिया। आगे मैं लिख लेता हूं, आई टीच इंग्लिश, ओके। और जैसे मैंने लिख दिया, राम कुक फूड। चलो अभी इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। जैसे टीच है, टीच से व्हाट वूम का क्वेश्चन करो, टीच से व्हाट व्हाट का क्वेश्चन करो। आई टीच व्हाट, आई टीच बट, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही राम कुक्ड व्हाट, राम कुक्ड बट, राम क्या पकाता है, क्या पकाता था, फूड, तो फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ में बट लगा दो आगे, जो बट का रिप्लाई, जो भी बट का रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब वर्ब के साथ में आपको क्वेश्चन करना है व्हाट का, कि क्या क्या क्या, वट क्या, है ना। जो भी वर्ब, जैसे टीच बट टीच, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। बट कुक, क्या पकाता है, खाना। प्लेज बट प्लेज, क्रिकेट, है ना। तो जिस भी जो वर्ब है उसके साथ में अगर हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सर आपने बार बार आप वट ही वट का आंसर क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपने वूम का क्वेश्चन नहीं किया। चलो अभी करते हैं, देखो ओके। मैंने लिखा उसी लाइक्स मनीषा रमेश लव सोनाली। अब चलो यहां करो, लाइक्स वट, क्या वट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वट है वो तो थिंग के लिए होता है। वट क्या आता है, थिंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम वट का क्वेश्चन नहीं करते हैं। यहाँ क्वेश्चन करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए, हम क्वेश्चन करते हैं वूम का। तो हम यहाँ लिखेंगे खुशी लाइक्स वूम, आंसर आएगा मनीषा। आंसर क्या आ जाएगा, मनीषा। वूम का क्वेश्चन करना अपने को, अगर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो वहां पे हम वूम का क्वेश्चन करेंगे कि खुशी लाइक्स वूम मनीषा, रमेश लव्स वूम सोनाली। तो बच्चों अगर वर्ब से अगर हम व्हाट और वूम का क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से अगर हम व्हाट और वर्ब, व्हाट और वूम का क्वेश्चन करेंगे, और जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट। वो रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से व्हाट और वूम का क्वेश्चन करेंगे और जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमने अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना सीख लिया है। ऑब्जेक्ट हमने पहचाना सिर्फ एक्टिव वॉइस में। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, सचिन प्लेज क्रिकेट। अच्छा बच्चों आपको पता है प्रीपोजिशन कौन, ये प्रीपोजिशन होते हैं जैसे फॉर, बाय, फ्रॉम, देयर, सिंस, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अब अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर, क्या ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा? क्या मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूं? आंसर यही आएगा, नो सर।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी सीधी बात करें साथ में, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो सिर्फ दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकते हैं, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होगी। मैंने लिख दिया सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर, अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तभी ये सेंटेंस पूरा होगा। या मैं यहाँ में ये लिख सकता हूँ सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर मुंबई इंडियंस, यहाँ पे लिख दूं मुंबई इंडियंस, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे इंडिया की सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन था और प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो चीज होती है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन का मतलब किसी चीज का नाम, और प्रोनाउन मतलब जो उस नाम की जगह आए। ये सब चीजें आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। ये वीडियो एक डेमो है। इस वीडियो को देखना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आगे वाला का है। ये एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश को आगे हमें पढ़ना है। हम एक छोटे छोटे चीजों से, एक सेंटेंस को ब्रेक करके, हर सेंटेंस को ब्रेक करके हम देखेंगे कि इसमें ये क्या गलती हो सकती है, यहाँ क्या आना चाहिए था, है ना, हर चीज देखेंगे। लेकिन वही बात धीरे धीरे बात समझ में आई कि प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट क्यों आता है? क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा नाउन या प्रोनाउन, हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन रहता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर लिख देता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि फॉर के बाद में हमेशा इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही चीज बन सकते हैं। कौन बन सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। इतनी देर से मैंने ये नाउन या प्रोनाउन का कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन आप एक बार वापस उनके ऊपर नजर डालो, उन सेंटेंस के ऊपर वापस नजर डालो। जैसे मैंने लिखा था कि सचिन क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, मैंने सब्जेक्ट बताया था आपको, क्या? क्रिकेट बताया था। क्रिकेट एक नाउन है। मैंने लिखा था ही एट ए केक, मैंने सब्जेक्ट क्या बताया था? ही बताया था। ही एक प्रोनाउन है। आप उसमें कोई भी सेंटेंस ले लो, उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था वो सारा क्या थे? नाउन या प्रोनाउन थे। मैंने लिखा था ही एट ए केक। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट लाने के लिए हम व्हाट या वूम का क्वेश्चन करेंगे। एट व्हाट? केक। तो केक भी क्या है? एक नाउन है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। मैंने लिखा था खुशी लाइक्स मनीषा, खुशी ऑब्जेक्ट, आपने खोजा था खुशी लाइक्स वूम मनीषा। मनीषा क्या है? नाउन है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह दो, मैंने अभी बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह दो ही चीज आ सकती है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। जितने भी सेंटेंस पीछे वाले देख लो, जहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आए थे वो सारे क्या थे? नाउन या प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में जहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे वहां हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएंगे। चलो, ये लिखा हमने सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, ये सेंटेंस लिख दिया। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कहां से करेंगे? वर्ब से करेंगे। वर्ब पहचानो इसमें जल्दी से। ये रही वर्ब। प्लेज क्या हो गई? वर्ब आ गई। फिर सब्जेक्ट पे चलते हैं। क्या ये एक्टिव में है, पैसिव में है? एक्टिव में है। एक्टिव में है तो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। डूअर कौन है इसमें? सचिन है। तो सचिन क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट हो गया कि सचिन प्लेज। अब बात आई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की बात आई। ऑब्जेक्ट मैंने अभी पूछा कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? वर्ब से क्वेश्चन करना है, बट या वूम का। सचिन प्लेज बट क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। मैंने अभी बताया प्रीपोजिशन आएगी, उसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, या फिर उसको नाउन या प्रोनाउन बोले तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता कभी भी। इसका इंडिया का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का लेना देना है सिर्फ प्रीपोजिशन फॉर से। तो ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं एक सेंटेंस एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यही सेंटेंस किसी को मैं घुमा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग। पढ़ो इसको, क्या है इसमें? आप बोलोगे सर
है तो गलत, हमने गलत कर दिया, अभी सर ये स्ट्रॉन्ग गलत है, लेकिन कोई बता पाएगा स्ट्रॉन्ग गलत क्यों है? ये स्ट्रॉन्ग गलत इसलिए कहा। तोड़ो इस सेंटेंस को, वापस ब्रेक करो। देखो, प्लेज हो गई वर्ब, सचिन हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। लेकिन जहां पे आप स्ट्रॉन्ग को देखोगे, स्ट्रॉन्ग तो एक एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसीलिए गलत था। अगर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आता ना तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या आ गया? एक एडजेक्टिव। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की जगह अगर इसको नाउन या प्रोनाउन बना, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दूं और स्ट्रेंथ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सही हो गया। तो बच्चों, चीजों को समझना है, रटना नहीं, चीजों को समझना है। उन चीजों को समझोगे तभी आप हायर लेवल पे जा पाओगे। अभी एग्जाम का पैटर्न बहुत स्टैंडर्ड का आने लग गया है बच्चों, कॉन्सेप्ट वही रखते हैं, बस अभी हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पहले रटते थे, अब रटने से काम नहीं चलेगा। अब इंग्लिश को गहराई से पढ़ोगे, ग्रामर को, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। तो सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रेंथ, ऑब्जेक्ट था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। अब बोले सर फिर से आपने एक्टिव वॉइस नहीं करके दिखा दिया। बच्चों, ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव ही हो गया मान लो। और सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो। जैसे मैंने लिखा, राजू एट बनाना। अच्छा, इसको ब्रेक करो। सबसे पहले वर्ब हो गई, वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इंग्लिश में बी की फॉर्म के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जूअर होता है। राजू खा रहा है तो ये राजू हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट और उनका क्वेश्चन करो, राजू एट व्हाट? ए बनाना, तो ये क्या हो गया? बनाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इतनी वाली बात फिर से लगाओ यहाँ पे। अगर हमने ऑब्जेक्ट देखा, ये क्या है? नाउन है। राजू भी क्या है? नाउन है। नाउन है, राजू भी क्या है? नाउन है। मतलब जहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। अभी हम एक पैसिव वॉइस में लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। जैसे मैंने बोला, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मैंने लिखा इंग्लिश इज टॉट बाय मी। चलो ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले वर्ब पहचानो, ये रही वर्ब। क्या ये वर्ब एक्टिव में है, पैसिव में है? बी की फॉर्म के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव में होगी, अगर बी की फॉर्म नहीं है तो वो एक्टिव में होगी। क्या यहाँ पे बी की फॉर्म है? बिल्कुल है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है। तो ये वर्ब है, ये कौन सी में है? पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? रिसीवर होता है। क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट। बाई क्या है? अभी मैंने बताया, बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो मी क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के साथ में बाद में, जस्ट बाद में जो आएगा, जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा प्रीपोजिशन अकेली कभी नहीं आ सकती। अब आप बोलोगे सर हमने कई सेंटेंस पढ़े हैं, बिल्कुल वो सेंटेंस बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे तब वो सेंटेंस भी बताऊंगा जहां पे सिर्फ प्रीपोजिशन अकेली आएगी, है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम आगे कि प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका हो गया, तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट बात कि एक्टिव वॉइस में कैसे ढूंढेंगे, उसे वर्ब आती है, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। किसका क्वेश्चन करेंगे? वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट और whom का, और जो रिप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कि सर ये नाउन या प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में दो चीजों का काम करेंगे। एक तो सब्जेक्ट बनना, एक ऑब्जेक्ट बनना, और एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।
ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, 3 काम करेंगे, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो अब नाउन या प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे? तो नाउन को हम पहचान सकते हैं, जैसे नाउन को कैसे पहचानेंगे? जिस वर्ड के साथ में एस या ईएस लगा के हम प्लूरल बना सकें, जिस वर्ड के साथ में एस या ईएस लगा के हम प्लूरल बना सकें ना, वो क्या होता है? नाउन होता है। वो क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन बच्चों इसका उल्टा मत करें ना। आपने रीजनिंग में एक टॉपिक है सिलोजिज्म, उसमें देखा होगा, मैंने लिख दिया ये ए है, ये लिख दिया मैंने बी है। मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, बताना कौन सा सही है। ऑल बी आर ए, एक तो मैंने बोला ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। एक मैंने बोला ऑल ए आर बी, नहीं बच्चों दूसरे वाला गलत हो गया, क्योंकि ऑल बी आर तो ए है, क्योंकि ये छोटे वाला सर्कल है, बड़े वाले के अंदर है, तो ये सभी बी तो सारे हैं, लेकिन सारे बी ए है क्या? नहीं है। इसी तरीके से जो ऊपर वाला मैंने ए लिख दिया, मैंने नाउन, ए मैंने बना दिया इसको नाउन, और ये बी है, ये मान लो एस या ईएस से बनने वाले, एस या ईएस से प्लूरल बनने वाले नाउन, एस या ईएस से प्लूरल बनने वाले नाउन। तो सभी नाउन, सभी जो भी वर्ड एस या ईएस लगने के बाद में प्लूरल बन जाएगा वो तो नाउन होता है, लेकिन सभी नाउन है वो एस या ईएस लगने से प्लूरल नहीं बनते। बहुत सारे नाउन जैसे राम लगा दिया, अब राम के आगे लगा दो आप एस या ईएस, राम से रामी कभी नहीं लगेगा, वो सिर्फ राम ही रहेगा। लेकिन बनानाज है ना, तो इनके आगे अगर हम लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। तो जिस वर्ड के साथ में एस या ईएस लगाने से जो प्लूरल बन जाए वो क्या होता है? नाउन होता है। तो बच्चों हमने अभी तक 3 चीजें सीख ली है। कौन कौन सी चीजें सीख ली है? एक वर्ब पहचानना कि वर्ब कहाँ होती है, ठीक है। फिर हमने सीखा सब्जेक्ट पहचानना, फिर हमने सीखा ऑब्जेक्ट पहचानना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं शुरू से कि जो सब्जेक्ट सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर जिस वर्ड की 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होती है? वर्ब होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस में कब होगा? जब बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस में होगा। अगर बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो उसका मतलब वो किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? डूअर होता है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। ये चीजें हमने सीख ली है। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना सीखा। कैसे ढूंढा? एक्टिव ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा? वर्ब से, जो वर्ब थी उससे हमने व्हाट और whom का क्वेश्चन किया, और जो रिप्लाई आया वो क्या था? उस सेंटेंस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ये चीजें हमने सीख ली कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, प्रीपोजिशन कैसे आई, प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट क्यों आया, ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ 2 चीजें आती है, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद में मैंने ये बोला कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसकी वर्ब नहीं होती, और कोई भी ऐसी वर्ब नहीं होती जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ऐसे सेंटेंस है जिनमें सब्जेक्ट नहीं है। वो सेंटेंस मैं लिख लेता हूं पहले ही आपके बोलने से पहले। जैसे मैंने बोला, लिखा है यहाँ पे क्लोज द डोर, मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द विंडो। बच्चों इनमें सबसे पहले सेंटेंस ब्रेक करो। सबसे पहला काम अपना सेंटेंस ब्रेक करना। सेंटेंस को देखते ही, चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, हम उसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले ब्रेक करने सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्ब देखेंगे। वर्ब ढूंढो कहाँ है? ये रीड करो वर्ब, जिसका 3 फॉर्म बन जाए। क्लोज, क्लोज, क्लोज बिल्कुल बन रहा है, तो ये हो गई वर्ब। अब इससे बट और whom का क्वेश्चन करो। क्लोज बट, आंसर आ जाएगा द डोर। ये द डोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। डोर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अकेला, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्लोज द डोर, ओपन द विंडो? कभी नहीं बोल सकता अकेला। अगर दूसरा सुनने वाला नहीं होगा तब तक मैं ये चीजें नहीं बोल सकता। अगर सुनने वाला, मतलब मैं स्पीकर हो गया, सुनने वाला होता है यू लिसनर। आई एम स्पीकर, यू लिसनर। जैसे आई ने यू को कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आई ने यू को कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, एंड ही, सी, इट, दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। आई एंड वी होता है फर्स्ट पर्सन। अच्छा, तो बच्चों इसलिए इस सेंटेंस में ना जो यू है ना वो अंडरस्टूड है सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। यू है वो एज ए सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है इस प्रकार के सेंटेंस में।
जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनको इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, इंग्लिश में 3 प्रकार के काम आते हैं। ये एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए, एक ऑर्डर देने के लिए और एक एडवाइस देने के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो 3 काम आते हैं, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और एडवाइस देने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों याद रखना, जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा होता है, यू होता है, इसमें यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनमें जब तक यू नहीं होगा तब तक। चलिए अब अभी तक जो इस वीडियो में पढ़ाया गया उसका हम यूज देखते हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन लिए मैंने, एग्जाम में आए हैं जो, उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। राजू जंप द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। राजू जंप द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। अब पढ़ो इसको और एरर देखो इन दोनों सेंटेंस में। कुछ बच्चे हैं उन्होंने देख लिया होगा अब तक, है ना, कि बोलने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है सर, इसीलिए एरर है इसमें। चलो अभी देखते हैं एरर। सबसे पहले देखते हैं वर्ब ढूंढो। सबसे पहले हर सेंटेंस का काम, सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहले हर सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे और सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब कहाँ है? जिस भी वर्ड के 3 फॉर्म, ये रहा जंप, जंप जंप 3 फॉर्म बन जाएंगे। ये आ गया वर्ब। इससे क्वेश्चन करो, व्हाट और बूम का व्हाट जंप द ट्रैफिक लाइट। अब आप बोलोगे सर ट्रैफिक लाइट को जंप कैसे होगा? तो बच्चों ट्रैफिक लाइट जो होता है उसके साथ में वर्ब हमेशा जंप ही आती है। अब जंप का मतलब ये नहीं है कि ये बाइक लाया पे ये कतई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये इस बाइक को कूदा देता ना, स्टंट करवाता, तो यहाँ पे आता ओवर, जंप ओवर द ट्रैफिक लाइट, जंप ओवर द ट्रैफिक लाइट आता। लेकिन अभी ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, जंप द ट्रैफिक लाइट। अभी आगे देखते हैं, राजू जंप द ट्रैफिक लाइट। पता चल गया हमें वर्ब जंप द, हमें पता चला गया व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ढूंढा था हमने, व्हाट और whom का क्वेश्चन करके व्हाट जंप द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है पता लगाएंगे थोड़ी देर बाद में। अभी हम एरर ढूंढेंगे ना, इसमें पता लगाएंगे अभी सब्जेक्ट क्या है। आगे देखते हैं एंड। एंड एक होता है बच्चों कंजक्शन। कंजक्शन समझते हो? जो दो नाउन, दो सब्जेक्ट को या फिर दो सेंटेंस, दो क्लोज को जोड़ दे, वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। जैसे मैंने बोला अभी इसमें आ गया कि राजू जंप द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। 2 सेंटेंस है कि राजू जंप द ट्रैफिक लाइट और एक फाइंड बाय द पुलिसमैन। ये 2 क्लोज हैं, इन दोनों क्लोज को किसने जोड़ दिया? एंड ने जोड़ दिया। तो जो क्लोज को जोड़ दे, 2 सब्जेक्ट को जोड़ दे, वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो एंड हो गया कंजक्शन। अभी पढ़ना नहीं है कंजक्शन को, सब पढ़ाऊंगा आगे वाले वीडियो में, पार्ट ऑफ स्पीच में सब कुछ आ जाएगा, कंजक्शन सब आ जाएंगे। तो ये एंड हो गया यहाँ पे कंजक्शन। उसके बाद फिर से फाइंड क्या है? वही बात, वर्ब। जिस भी वर्ड के 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होती है? वर्ब होती है। तो ये क्या है यहाँ पे? वर्ब। उसके बाद में बाय, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या है बाय? प्रीपोजिशन है। उसके बाद में हमने देखा था ये कि जहां पर भी प्रीपोजिशन आएगा उसके जस्ट बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो द पुलिसमैन है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों हमने इतनी देर एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? रिसीवर होता है। अब मैं इसी चीज को एक चीज उल्टा करके बोल देता हूं कि सब्जेक्ट अगर डूअर हो, सब्जेक्ट अगर डूअर हो या फिर डूअर ही अगर सब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस है वो कौन से वॉइस में होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। उसी बात को उल्टा करके बोल रहा हूं, अगर डूअर ही सब्जेक्ट हो तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, या फिर बोलूं तो रिसीवर अगर सब्जेक्ट हो तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ो, राजू जंप द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट को किसने जंप किया? राजू ने किया। इसका मतलब डूअर, ये डूअर ही इसका सब्जेक्ट है। जंप कौन कर रहा है? राजू कर रहा है। तो राजू क्या है? राजू ही सब्जेक्ट है।
अगर डूअर ही सब्जेक्ट हो, अगर डूअर ही सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर रिसीवर सब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस की अपने को पहचान पता है, क्या है पैसिव वॉइस में? अगर बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वो सेंटेंस हमेशा पैसिव में होता है। क्या ये इस यहाँ पे बी की फॉर्म है? नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से में है? एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में है तो अभी बात हुई यहाँ पे कि डूअर ही सब्जेक्ट, कि राजू ही तो जब कर रहा है, इसका मतलब राजू ही डूअर है, राजू ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब राजू सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है कि सारा सेंटेंस सही है, वर्ब भी सही बन रही है, सब्जेक्ट भी सही बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी सही है। आगे आ गया कंजक्शन, उसके बाद में है फाइंड बाय द पुलिसमैन। अब देखो फाइंड बाय द पुलिसमैन, अब बोलोगे सर इसमें तो सब्जेक्ट नहीं आया। बच्चों ये कंजक्शन जुड़ा हुआ ना, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट है ना ये राजू ही है, इसका सब्जेक्ट है ये राजू है ना, इन दोनों का यहाँ पे सब्जेक्ट राजू ही है, आगे वाला सेंटेंस का भी, क्योंकि एंड है वो कंजक्शन है और बार बार सब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं करते हैं। एक बार अगर राजू, क्या राजू ये काम कर रहा है, क्या राजू इस काम का डूअर है? फाइन, फाइन का मतलब होता है सजा देना, जुर्माना लगाना। क्या राजू जुर्माना लगा रहा है? बिल्कुल नहीं लगा रहा। जुर्माना कौन लगा रहा है? पुलिस ने जुर्माना लगा रहा है। राजू क्या है? राजू के तो ऊपर जुर्माना लग रहा है, मतलब राजू इस सब्जेक्ट की सेंटेंस का क्या है? रिसीवर है। अभी हमने पढ़ा अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो, अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो वॉइस कौन से में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस में क्या आता है? बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड 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 सही है? हमें सिर्फ यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वॉज लिख दूं एंड वॉज फाइंड बाय द पुलिसमैन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर डूअर ही अभी पिछले कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। अभी मैंने उन्हीं तीन वर्ड को वापस घुमा दिया कि अगर डूअर ही सब्जेक्ट हो तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, और अगर रिसीवर ही सब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस में होगा। इसी के ऊपर ये एरर आ गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। The thieves of Chambal surrendered yesterday and sent to jail. अब आप बता दोगे तुरंत। अब एक बात और पूछोगे सर यहाँ पे वाज क्यों लगाया? बी की फॉर्म हम यहाँ पे इज आर एम बी ये क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों ध्यान से सुनो, आपने देखा सेंटेंस है वो पास्ट में लिखा हुआ है, जंप सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है, तो वहां पे बी की सेकंड फॉर्म में आएगी वाज या वर में से। अब वाज क्यों आया? क्योंकि राजू है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम वाज यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे आया वाज। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे एंड सेंट टू जेल। सबसे पहले हमारा काम वर्ब ढूंढना, ये रही वर्ब, पता चल गई वर्ब। अब चलते हैं इसका, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसका वर्ब से कोई लेना देना है नहीं। यस्टरडे होती है एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी पढ़ेंगे आगे की एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड होता है कंजक्शन, अभी पढ़ा हमने कंजक्शन। सेंट होता है फिर से वर्ब, टू हो गया प्रीपोजिशन, और ये जेल हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बताया था प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। चलो अभी दोबारा से वही बात करते हैं। यहाँ पे है द थीव्स ऑफ जंगल सरेंडर्ड यस्टरडे। सरेंडर, क्या जो थीव्स हैं उन्हीं ने सरेंडर किया? बिल्कुल, थीव्स ने तो सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब क्या? समर्पित करना। ये नहीं है कि वो पुलिस वाले पकड़ के नहीं लाया उसको कि जेल में डालेंगे, नहीं, थीव्स अपने आप गए हैं, समर्पित किया उन्होंने अपने आप को कि चलो भाई हमें जेल में डाल दो। तो थीव्स है उन्होंने सरेंडर किया है। इसका मतलब अभी पढ़ा था कि डूअर ही सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? डूअर ही सब्जेक्ट है। कौन सी वॉइस होगी? एक्टिव वॉइस होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट ये डूअर ही हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में कब होता है? जब बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या यहाँ पे बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो ये सेंटेंस कौन से में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ही सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सही है। यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कंजक्शन के बाद में फिर से चलते हैं। एंड सेंड टू जेल। अब मुझे ये बताओ, क्या जेल किसको? सेंड टू जेल, सेंट टू जेल, इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो वही है, अभी मैंने बताया कि एंड आया तो दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ ये सब्जेक्ट तो यही है, थीव्स सेंट टू जेल। क्या
थीव्स सेंट जेल, मतलब थीव चोरों को भेजा जाएगा, मतलब भेजा जाएगा जेल, भेजा जाएगा जेल इनको। क्या यहाँ पे ये जेल में जिनको भेजा जा रहा है, क्या ये इसके डूअर हैं थीव्स? भाई बता दो कि चोर खुद ही जेल भेज दे किसी को? नहीं भेज सकते। इनको जेल कोई और भेज रहा है। इनको जेल कौन भेज रहे हैं? पुलिस वाले। वो नहीं लिखा इसको, अपने कोई मतलब नहीं लिखा हुआ तो, लेकिन चोरों को जेल तो कोई और भेजेगा ना। तो ये इस सेंटेंस के क्या होंगे? रिसीवर होंगे, क्योंकि इनको तो भेजा जा रहा है, भेज तो कोई और रहा है, काम कोई डूअर कोई और है। ये कौन है? रिसीवर है। अभी हमने पढ़ा, अगर रिसीवर ही सब्जेक्ट हो तो वॉइस कौन सा आएगा? पैसिव आएगा। अगर रिसीवर ही सब्जेक्ट हो तो वॉइस कौन सा आएगा? पैसिव आएगा। और पैसिव वॉइस में हमें बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वर्ब, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर से वही बात, इस तरह आपने वरी क्यों लिखा? वर के साथ ऐसे क्या रिश्तेदारी है? बच्चों रिश्तेदारी कुछ नहीं है, वर इसलिए लिखा क्योंकि ये सेंटेंस वो पास्ट में है पहले से। अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट में ही लिखना है। यहाँ पे अगर आर लिख दिया तो सेंटेंस फिर से गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो जो देखी आपने, इसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया आपको। वॉइस का बता दिया, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है। अच्छा, और डिटेल में जो सब कुछ है आगे वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक की बात ये है बच्चों कि कुछ बच्चों ने अभी देखा होगा वीडियो तो वही सोच रहे हैं नहीं समझ में तो नहीं आ रहा है। अगर डेडिकेटेड नहीं है तो, अगर डेडिकेटेड होंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा और वो आगे देखेंगे भी। और डेडिकेटेड नहीं होंगे, अब वो वीडियो छोड़ के यहाँ पे और चल देंगे अभी, क्योंकि अब समझ में तो आने वाला नहीं इनको कुछ। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो आपको वीडियो 2 नाम से मिल जाएगी। लेकिन वो वीडियो तभी देखना जब इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं समझेगी आगे वाले वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। क्योंकि फिर से मैं नहीं समझाऊंगा आपको कि ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये दोबारा नहीं समझाई जाएगी, क्योंकि ये समझा दिया मैंने इस वीडियो में पूरी आपको, है ना। तो बच्चों, जैसा कि हर कोई कहता है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो कोई जरूरी नहीं अपने को लाइक की ना, है ना। अपने को जरूरी है सिर्फ बच्चों को दिखा दो, शेयर कर दो, जितना आपके फ्रेंड्स देख सकें उनको शेयर कर दो एक बार। ठीक है, थैंक यू।